जय गुरुदेव बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे समास। समास हिंदी व्याकरण में बहुत ही मुख्य रूप से माना जाता है। समास पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे शब्द और पद, समास की परिभाषा, प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, समास का हिंदी व्याकरण में महत्व, समास के भेद, संधि और समास में अंतर। मैं उमा श्रीवास्तव आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ समास पाठ को लेकर। आइए हम सबसे पहले जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, अथवा वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। इसके बाद आता है पद। वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरण के नियमों के अधीन शब्द को पद कहते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद बन जाता है। जैसे कमल शब्द है और इसको हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं, तालाब में कमल खिल रहे हैं, तब यह कमल पद हो गया। आइए अब हम जानते हैं समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है, तब उसे समासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे कार्य कुशल, अर्थ है कार्य में कुशल। इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला में शब्द है। समास होने पर उसका लोप हो गया। शब्दों में संबंध को प्रकट करने वाले लुप्त शब्द को फिर से दिखला देने को ही विग्रह कहते हैं। अब देखिए इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को पृथक पृथक वापस किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। अब समास के लिए हम आपको कुछ विशेष बातें बतला रहे हैं, इनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो है प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है। तो समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, क्योंकि समास में पद शब्द बार बार आएगा और समास में शब्द को पद ही कहा जाता है। यह दो पदों से मिलकर बनता है, इसलिए पूर्व पद, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। जब समास हो जाता है उन पदों में तो वह एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेता है। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। जैसे शीतोष्ण, अब इसकी संधि होगी शीत धन उष्ण। यहाँ संधि हुई है आ और ओ, हरिश आ और हिर्स उ मिलकर ओ हो गया है, जिससे बना शीतोष्ण। अब आइए हम देखते हैं संधि और समास में क्या अंतर होता है। संधि में दो वर्णों का योग होता है, किंतु समास में दो पदों का योग होता है। संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। समास में पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। यही है संधि और समास में अंतर। अब आइए हम चलते हैं समास के भेद की ओर। समास के कितने प्रकार के भेद होते हैं? तो समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कुछ विद्वानों ने इनको 6 भेद
माना है, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु समास को इन्होंने अलग समझ रखकर इन्होंने 6 भेद माने हैं। लेकिन कर्मधारय और द्विगु समास एक प्रकार से तत्पुरुष समास का ही भेद होता है, इसलिए 4 भेद माने जाते हैं, लेकिन कोई कोई विद्वान 6 भेद भी मानते हैं। तो भाव समास, दूसरा आता है द्वंद्व समास, तीसरा होता है तत्पुरुष समास और चौथा होता है बहुब्रीहि समास। अब सबसे पहला आता है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरह व्यवहृत होता है। जैसे समस्त पद प्रतिदिन, इसका विग्रह क्या होगा? दिन दिन। इसके बाद प्रत्येक, विग्रह होगा एक एक के प्रति। उपकूल, कूल के निकट। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर। इस प्रकार से हमने देखा कि पहला पद अव्यय है और दूसरा पद संज्ञा है, और पूरे पद में अव्यय की ही अर्थ की प्रधानता है। जिस प्रकार से मैंने देखा कि उपकूल, इसमें पहला पद अव्यय है और दूसरा पद संज्ञा है, और अव्यय की ही प्रधानता है। देखिए, उपकूल अर्थात कूल के निकट, तो कूल शब्द से स्पष्टता नहीं आ रही है, पूर्णता नहीं आ रही है। जब तक हम कहेंगे कूल के निकट, तो निकट शब्द से जो कि अव्यय है, इस अव्यय की ही पूरे वाक्य में प्रधानता बनी हुई है। इसी प्रकार से सभी उदाहरण में देखा जा सकता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। पहला पद अव्यय है और दूसरा संज्ञा है, किंतु पूरे वाक्य में अव्यय की ही प्रधानता है। इसी प्रकार से आजन्म, जन्म से लेकर। अब हम चलते हैं दूसरे समास की ओर, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसा कि अव्यय में हमने देखा कि पहला पद अव्यय है, दूसरा पद संज्ञा है, किंतु द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद की प्रधानता होती है। दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण होते हैं, या संज्ञा होगी या विशेषण होगा। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। जैसे रात दिन, इसका विग्रह करेंगे रात और दिन। भला बुरा, भला या बुरा, यहाँ दोनों पद समान हैं। समास करते समय मध्य स्थित और या का लोप हो गया है। इस प्रकार से हम अन्य उदाहरण की ओर चलते हैं। समस्त पद है अन्य जल, अन्न और जल। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। मोटा ताजा, मोटा और ताजा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। तीसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की ही प्रधानता रहती है। जैसा कि हमने द्वंद्व समास में देखा कि दोनों पद की प्रधानता होती है, किंतु यहाँ पर बाद वाले पद की प्रधानता रहती है, अर्थात उत्तर पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। उदाहरणतया रसोई के लिए घर, यहाँ घर विशेष्य है और रसोई के लिए विशेषण है। तो जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होगा
और पहला पद विशेष उत्तर पद विशेष होगा और पूर्व पद विशेषण होगा, वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। अब आते हैं हम तत्पुरुष समास के भेद की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया कि कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तो इसके अनुसार सबसे पहला है तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, जिसे हम कह सकते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखिए, समस्त पद माखन चोर विग्रह होगा माखन को चुराने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाला। इस प्रकार से हमने देखा कि जब समास का विग्रह किया तो इसमें को कारक का को चिन्ह लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है। अब दूसरा है तृतीया तत्पुरुष, जिसे करण तत्पुरुष भी कह सकते हैं। जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति का लोप हो, वहाँ करण तत्पुरुष होता है। तो करण विभक्ति का चिन्ह क्या है? से के द्वारा। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। जल सिक्त, जल में सिक्त। मंदांध, मद से अंध। अब इसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। इसके लिए हमको कारक के चिन्ह का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक कारक के चिन्ह नहीं याद रहेंगे तब तक हम लोगों को ये समास के, तत्पुरुष समास के भेद समझ में नहीं आएंगे। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। अब आता है अपादान तत्पुरुष, जिसे हम कह सकते हैं पंचमी तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति अर्थात से विलग, जो अलग होने का भाव हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, समस्त पद धनहीन, इसका विग्रह होगा धन से हीन। विग्रह करने पर यह से जो कारक चिन्ह है वह दिखने लगता है और समस्त समास होने पर यह लुप्त हो जाता है। चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। अब यहाँ पर अलग होने के अर्थ में नेत्रहीन है, जो तृतीया तत्पुरुष में करण तत्पुरुष, करण कारक का चिन्ह से नेत्रहीन था। फिर है दोष मुक्त, दोष से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, जिसे हम कहते हैं षष्ठी तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, के, की का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। समस्त पद देखिए, गंगा जल, विग्रह होगा गंगा का जल। अन्नदाता, अन्न का दाता। फिर आता है अधिकरण तत्पुरुष, जिसे सप्तमी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में, पर का लोप होता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। आप बीती, अपने पर बीती। यहाँ पर में और पर
कारक चिन्ह का लोप होता है। इसके बाद आता है नय तत्पुरुष। जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक अभावात्मक हो उसे नय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अकर्मण्य, नाकर्मण्य, अधीर, न धीर, अयोग, न योग। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें पहला पद नकारात्मक और अभावात्मक है, इसलिए यहाँ पर नए तत्पुरुष समास होता है। अब आता है कर्मधारय समास, जो कि तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है, किंतु कुछ विद्वान इसको स्वतंत्र समास भी मानते हैं। तो कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष अथवा संज्ञा होता है। प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होता है। देखिए, समस्त पद है महाकवि, महान है जो कवि। इसमें प्रथम पद देखिए विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है अर्थात संज्ञा है। तो जो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है महान, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। महोषधि, महान है जो औषधि। नराधम, अधम है नर जो। पीतांबर, पीत है जो अंबर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला प्रथम पद और दूसरा पद संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब आता है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पद संख्यावाचक होगा और दूसरा पद संज्ञा है, उसे द्विगु समास कहेंगे। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा पद संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। अब आता है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता। अभी तक हमने देखा कि पहला पद प्रधान होता है, किसी में देखा कि उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, इसके दो पद हैं, पीत धन अंबर। पहला पद विशेषण, दूसरा संज्ञा है। इस प्रकार से इसे कर्मधारय होना चाहिए, किंतु बहुव्रीहि में पीतांबर का विशेष अर्थ पीत वस्त्र धारण करने वाला श्री कृष्ण। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देखिए, एक दंत। यहाँ एक और दंत में से कोई पद प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों पद एक तीसरे पद गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। एक दंत अर्थात गणेश जी। अन्य उदाहरण देखते हैं, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शंकर जी। षडानन, षड आननों वाला अर्थात कार्तिकेय जी। अब हम इसके अंतर को देखते हैं ताकि अच्छी तरह से यह स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं बहुव्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर होता है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान विशेषण होता है, विशेष होता है तथा पहला पद उस विशेष के विशेषण का कार्य करता है।
आया समझ में? कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है जो कि विशेष्य होता है, तथा पहला पद उस विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है, अर्थात पहला पद विशेषण होता है। जैसे अंधकूप, अंधा है जो कूप, यहाँ कूप विशेष्य का विशेषण है अंधा। अंधकूप जो कुआं है उसका विशेषण है अंधा। तो इस प्रकार से पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अब देखिए, बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे महान वीर अर्थात हनुमान जी, महान हैं जो वीर अर्थात हनुमान जी। अब देखिए, बहुब्रीहि और द्विगु में अंतर है। बहुब्रीहि और द्विगु में क्या अंतर होता है? जहाँ पहला पद दूसरे पद विशेष्य की विशेषता संख्या में बताता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जहाँ संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। पंच तत्व, पांच तत्वों का समाहार जो द्विगु समास है। और 10 मुख वाला रावण, यह बहुब्रीहि होगा क्योंकि यह तीसरे एक पद की ओर संकेत कर रहा है। 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो इस प्रकार से हमने बहुब्रीहि और द्विगु में अंतर समझा। आशा है आप लोगों को यह समास समझ में आ गया होगा। और यदि कहीं पर कठिनाई होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछिए। धन्यवाद।